सारे प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें एक बार फिर चर्चा करेंगे बिहार पर। बिहार दिलचस्पी का विषय। विधानसभा के चुनाव जो शुरू हो गए हैं, अभी नामांकन का दौर शुरू ही हुआ है, पर जो तमाम गठबंधन बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे अपनी एकजुटता के, मिलजुल कर साथ लड़ने के, सत्ता में आने के, वो अभी तक सामने वालों से लड़ने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। दोनों ही तरफ, सत्तारूढ़ एनडीए की बात करें या विकल्प बनने को आतुर महागठबंधन की, सभी में रार है, तलवार खिंची हुई है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा झपटने की कोशिश है। आज हमारी बातचीत एनडीए पर केंद्रित है और एनडीए में भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी के साथ चल रही रस्साकशी पर केंद्रित है। जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन के साथ ये सरकार है। इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और इस सरकार में अपनी हिस्सेदारी की चाह लिए हुए चिराग पासवान हैं। इस बार हम विस्तार से बात करें उससे पहले दो शेर आपसे साझा करते हैं। दो शेर अलग अलग लोगों के द्वारा कहे गए। मशहूर शायर है वसीम बरेलवी। उन्होंने कहा कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बड़ा पुराना शेर है मेहताब राय तांबा का। उन्होंने कहा था कि दिल के फफोले जल उठे दागों से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दागों से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो अब चिराग पासवान, जिन्होंने 5 साल पहले जेडीयू के घर में आग लगा दी थी 137 सीटों पर प्रत्याशी उतार के, वो चिराग पासवान इस बार रोशनी बिखेरेंगे या आग लगाएंगे, यही सवाल है। हमारा आज का विषय है बिहार, ज्यादा की राह चिराग की चाह। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधीर प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। कोशिश करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान वाला जो गुट है, उससे भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। पर अभी हमारे साथ में आनंद जी हैं, तो उनसे बातचीत की शुरू करते हैं। और राहुल जी, आपसे जानना चाहते हैं, तो इस बार चिराग आपके अनुसार जलने जा रहा है या आपको ही जला देने जा रहा है? पिछली बार बड़ा काम आए थे चिराग पासवान, इस बार देखिए, आधिकारिक रूप से अगर बात की जाए तो एनडीए एक मजबूत गठबंधन है जो विकास और सुशासन के एजेंडों पे काम कर रहा है। सीट बंटवारे को लेकर जो भी कयासें लगाई जा रही है, जो सहयोगी दलों के बीच जो सकारात्मक बातचीत चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ तय हो जाएगा। हमारे लिए पद या सीट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास और फिर से सत्ता की कमान संभालकर बिहार को विकसित राज्य में के दौर में सम्मिलित करना। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ, अगर दिल्ली की राजनीति की और सियासत की बात करें, जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो उसमें चिराग पासवान जी का भी एक महत्वपूर्ण बयान आया है, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई है और कल हम इसका ऐलान कर देंगे। और जो बैठक जेपी नड्डा जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पे होने जा रही है, उसमें कल सारी चीजों का खंडन हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें आपको मैं बता दूं कि लगभग अगर देखा जाए तो चुनाव के बाद कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, जल्दबाजी का काम शैतानों का होता है और इसलिए अगर धीरे आएंगे तो हो सकता है कि खरगोश की चाल में कोई दौड़ता हो लेकिन जीतते कछुए हैं, ये इतिहास में प्रमाणित हो चुका है। तो हमारे संगठन का ये मानना है कि हम देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे और दुरुस्त आएंगे सत्ता में स्थापित होने कहां के से लिए। कहां पहुंच गए राहुल आनंद जी? हम तो आपको शेर की छलांग के तौर पर देखते थे, आप अपने आप को कछुए में समेट लिए। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी चिराग पासवान को लेकर? पहली बात तो ये। और चिराग पासवान के संदर्भ में आपने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा बयान, वो तो पिछली बार भी बयान दिए थे, बोले मोदी जी राम, मैं उनका हनुमान। हनुमान ने पिछली बार आग लगाई थी, रामायण में पढ़ते हैं, लंका में, पर इस पिछली बार तो आग लग गई थी अयोध्या में, जेडीयू झुलस गया था। इस बार चिराग क्या करने जा रहे हैं? क्या ऐसा चिराग मांग रहे हैं अपने चिराग में तेल डालने के लिए, जिसमें आपके हाथ कहां पर हैं, जेडीयू के हाथ कहां पर हैं? थोड़ा बताइए तो सही राहुल जी, इतनी फजीयत चिराग पासवान के चलते क्यों हो रही है? महज 5 लोकसभा सीट वाले चिराग पासवान के यहां भाजपा के बड़े बड़े नेता चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालत देखिए, 240 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, वो चिराग के दाएं बाएं आगे पीछे क्यों घूम रहा है? समझ नहीं पा रहे राहुल जी, थोड़ा बताइए ना। जी हिमांशु जी, एनडीए में कोई भ्रम नहीं है
और भाजपा और हमारे सहयोगी दल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 से 29 दोनों चुनावों को लेकर पूरी तरह एकजुट है। और जो चिराग को तेल लगाकर जो दिए जलाने की जो बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक समान सी प्रक्रिया है और एक व्यवहार के तहत ये गठबंधन का एक खूबसूरत सा चेहरा इसको कहा जा सकता है। विपक्षियों को गठबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने बिखरे कुनबे को संभालना चाहिए। शायद यही संदेश मैं आरजेडी को भी देना चाहता हूं, विपक्ष के लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए कुनबे को संभालने का अगर तात्पर्य है, जिस तरह से आपने कहा कि महज 5 सीटें वाले चिराग पासवान जी के आगे पीछे इतना क्यों चल रही है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक मूल स्वभाव रहा है, ये हमारी यूएसपी रही है कि जब हमारे पास 75 सीटें भी थी, फिर भी हम 43 सीट वाली पार्टी के ही पीछे थे। और हम इसलिए थे क्योंकि हमारे जो गठबंधन का जो स्वरूप है, चलेंगे साथ मिलकर, चलेंगे साथ लेकर। जब हम एक वादा करते हैं जनता के बीच में, जनता के लिए समर्पित होते हैं, तो राजनीति करने के लिए हम राजनीति का चयन नहीं करते हैं, हम राजनीति का चयन कर रहे हैं जनता की सेवा करने के लिए। शायद इसी सेवा भाव के कारण तो बहुत अच्छी कही राहुल आनंद जी। कभी मौका मिले तो एकनाथ शिंदे को सुनाइएगा जरूर। हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस दलील पर एकनाथ शिंदे क्या बोलते हैं, आपकी इस उदारता पर, आपकी इस सोच पर, आपकी दृष्टि पर हमारे साथ में तो इस समय डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। चिराग की ओर उम्मीद भरी निगाहों से कितना देख रहे हैं? बीच में छिनछिनकर आता है इधर उधर से बयानों से, चिराग कहाँ भटक रहे हैं, हम उनका उजाला करने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं अनुज जी? देखिए, मैं राहुल भाई को सुन रहा था, इन्होंने एक आरोप लगाया विपक्षियों पर। हमें क्या मतलब है आपके घर के अंदर क्या चल रहा है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो इनके गठबंधन में शामिल 2 दलित पार्टियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है, कुछ असंतोष है। और यह असंतोष चुनाव में सीट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि जो हमें करना चाहिए था, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान भी यही कर रहे हैं, सम्मान की लड़ाई में लड़ रहा हूं। इसका मतलब साफ है कि जो एनडीए गठबंधन है, उसमें वहाँ सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, उस पर कहीं ना कहीं हमला होता है और वो सम्मान नहीं करते सामाजिक न्याय के। वरना चुनाव के वक्त में 2 दलित पार्टियां अपने अस्तित्व की तलाश में तू में नहीं कर रहे होते। तो एक चीज तो साफ है, और हम कहे भी हैं कि बीजेपी शुरू से ही सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरोधी लोग हैं हमेशा। और बिहार सरकार भी जो SC/ST स्कॉलरशिप का पूरा पैसा किसी दूसरे कार्य में लगा देता है और गरीब बच्चों को पढ़ने से मशरूम कर देता है, तो ये तो शुरू से ही रहा है कि सामाजिक न्याय के विरोधी आदमी है। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे भी एक आपने शेर व शायरी से शुरू किया है, तो कहा भी जाता है कि चिरागों का कोई मकान नहीं होता जी, है ना। अब इनका मकान कहाँ है, इनका ठिकाना कहाँ है, ये तो खैर वही बता सकते हैं ना, हम तो कुछ बता ही नहीं सकते। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी आप? राजनीति में या संन्यास के भाव में हो गए? लगातार हारते हारते क्या उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है? भाई युद्ध काल में तो व्यक्ति सामने वाली सेनाओं पर निगाह रखता है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसको अपनी ओर मिलाया जा सकता है, किसको तोड़ा जा सकता है। चिराग को लेकर खटपट है, आपकी जानकारी में फिर भी बोल रहे हैं क्या जो चल रहा है चलने दो। आपने अपने लिए उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है, या आपको उम्मीद है 20 साल से अंधेरे में जिंदगी काट रहे हो आप लोग, चिराग अगर यहां जल जाए तो रोशनी आ जाए, ऐसी कोई उम्मीद है कि नहीं है? हम अपने राजनीतिक सिद्धांतों से, अपने मुद्दों से कोई समझौता नहीं करते। हमारी सरकार बने या ना बने, इससे कोई समझौता नहीं होता। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज भी हम बिहार में 1 नंबर पार्टी हैं। 2010 को छोड़ दीजिए तो हमेशा हम 1 नंबर पार्टी रहे। भले गुना भाग गणित में है जो कि हम सरकार नहीं बना पाते, और जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिला, हम जनता के लिए काम किए, रोजगार पे काम किए, हमने 5 लाख नौकरियां दिया, स्वास्थ्य पे काम किया, महंगाई पे हम बात कर रहे हैं लगातार। और लगातार आप देख रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम कर रहे हैं। कल भी हमारे नेता ने घोषणा की। नहीं, वो तो ठीक है अनुज जी, आप थोड़ा विषय पर रहिए ना। अभी अपना विषय है चिराग पासवान और उनकी पार्टी के साथ चल रही मोल भाव की राजनीति। आपने कहा हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, तो चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ने की आपकी कोई स्थिति नहीं है। चिराग पासवान में ऐसी क्या बुराई है? अभी तो आप बता रहे थे दलित पार्टी को ये सम्मान नहीं देते। एक दलित नेता के सदर में आपने कह दिया साथ आने को लेकर कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। क्या खराबी है चिराग पासवान में? क्या खराबी है उनकी लोक जनशक्ति पार्टी में, जिसके चलते आपने कह दिया हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते?
अगर कोई दलित नेता सामाजिक न्याय की बात करने की बजाय अगर कहेगा कि हम इस पार्टी के भक्त हैं, दूसरा दूसरा कहेंगे हम चेला हैं, तो समझिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई वो कितना लड़ पाएंगे। और खास करके वह पार्टी जो एससी एसटी एट्रोसिटी बिल जब समाप्त होता है उसमें खामोश रहते हैं लोग, जिस पार्टी में, वो पार्टी जो हायर एजुकेशन में रोस्टर के मुद्दे पे खामोश रहते हैं, कितना आंदोलन करने के बाद अधिसूचना आता है। तो इस तरह की सोचा उन लोगों का एक शब्द नहीं निकलता। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन के नाम पे एनएफएस कर दिया जाता है, इन लोग एक शब्द नहीं बोलते। इनके सामने बिहार सरकार में 8,800 करोड़ रुपए का जो एससी एसटी का स्कॉलरशिप आता है उसको दूसरे मध्य में खर्च कर दिया जाता है, ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे हम समझौता कर सकते हैं? अच्छा, आप इनके साथ समझौता नहीं करते थे, पर जो भाजपा के साथ गलबैयां करते रहते हैं नीतीश कुमार, उनके साथ दो बार समझौता कर लेते हैं। कमाल है, नीतीश कुमार के मुकाबले चिराग इतने गए गुजरे हैं क्या? नीतीश कुमार जी के साथ हम गलबहियां नहीं कर रहे थे, हम मुद्दों के साथ जुड़े थे। और आपने देखा होगा उन्हीं के समय जब मैं 17 महीने के सरकार में हम जब आए तो हमने 5 लाख नौकरियां दी, तो उनके साथ हम मुद्दों के साथ जुड़े थे। जब वो मुद्दों से भटकने लगे तो चले गए, वो तो कहते हैं कि हमें मन नहीं लग रहा था। यानी काम करने में इनको तो मन लगता नहीं है। जनता से जुड़े सरकार के मुद्दों पे जब हम काम करना चाहते हैं तो इनको मन नहीं लगता, छोड़कर चले गए। आपने डायलॉग तो सुना ही होगा ना, मन नहीं लग रहा था इसलिए चले गए। तो हम काम करना चाहते हैं और काम करने वाले लोगों के साथ इनको मन नहीं लगता, और जब भी वो जाते हैं बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भटक जाते हैं। मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, पर चिराग पासवान के साथ कभी भी नहीं जा सकते हैं। समझा रहे हैं हमारे को राजेश कुमार सिंह के मुकाबले डॉक्टर अनुज कुमार जी। पर राहुल आनंद जी, ये जो दलील है अनुज कुमार जी की, ये आपको कितनी राहत पहुंचा रही है? चिराग पासवान के लिए जो कुछ भी है यही है, कहीं और कुछ नहीं है। ये भरोसा जागा इस बातचीत पर आपको? हिमांशु जी, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला करते हैं लटकाने पे, दूसरा करते हैं भटकाने पे, तीसरा करते हैं अटकाने पे, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी यूएसपी रही है वो है आपको जातीय उन्माद फैलाने पे। अभी पांचवा, अभी थोड़ा सा और इलेक्शन को करीब आने दीजिए। अभी मैं 3-4 डिबेट्स पे आरजेडी प्रवक्ताओं के साथ बैठ चुका हूं, सब बैकवर्ड फॉरवर्ड ही करने बैठ गए थे। और ये अब धीरे जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे इनकी ये यूएसपी बहुत तेजी से वायरल होगी। और बिहार के अंदर अभी दुर्गा पूजा के पंडाल में अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के कई जगह ऐसे बयान चलाए गए हैं, भाषण दिए गए हैं कि अरे भाई तुम लोग को कोई सीट टूट देता था बैठने के लिए, कोई लालू जी ही ना दिलवाए हैं, लालू जी दिलवाए हैं तो तुम लोग चले जाओगे उसको वोट देने के लिए। तो इस तरह की तमाम बातें जो इनके यूएसपी है उसका एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तरुण जी अच्छी बातें करते हैं और तथ्यों पे बातें को रखते हैं, इसलिए मैं इनको पसंद भी करता हूं। इनके विषय में मैं बता दूं कि आपने कहा कि दलितों के लिए बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महादलित विकास योजना 2007 उद्देश्य इसका था दलितों में सबसे पिछड़े समूह यानी कि महादलित की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा में लाना। इसमें लगभग 21 दलित जातियां जिन्हें अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़ा माना गया है। प्रमुख कार्य क्या दिया गया है? भूमि वितरण, शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं, आवास और रोजगार सहायता। दूसरी बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री महादलित आवास योजना कब लॉन्च हुई थी? 2008 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जिन महादलितों परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं है उनको निःशुल्क पक्का मकान देना। अनुदान में क्या 1,20,000 रुपए समय समय पर राशि बढ़ाई गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात, बिहार भूमि दान योजना। उद्देश्य क्या था? भूमिहीन महादलितों को जमीन का स्वामित्व देना। कार्य सरकार की अगर हम बात करें देखो आनंद जी, मैं जरा बीच में रोकता हूं, क्या है आप बार बार चले जाते हो, चुनाव में विषय क्या रहेंगे? तरुण जी की दलील इस पर रही थी। तरुण जी की दलील कुछ इस प्रकार की थी, टुकड़ों की बात नहीं है, हक की बात है, हिस्सेदारी की बात है, सत्ता में हिस्सेदारी की बात है। दलित पार्टियों के संदर्भ में, दलित नेताओं के संदर्भ में आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। ना आप जीतन राम मांझी के अस्तित्व और उनकी हैसियत को स्वीकारने के लिए तैयार हो, ना चिराग पासवान की हैसियत हिम्मत की सराहना करने को तैयार हो। ये दलील थी तरुण जी की, इसमें कुछ रोशनी दीजिए ना। दोनों दलित नेता इतने रूठे रूठे से क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों उनकी पीड़ा सार्वजनिक तौर पर दिखाई दे रही है? क्यों आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है? नित्यानंद राय इतने बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, केंद्र में मंत्री भी है, जाते हैं चिराग पासवान के घर, बगैर मिले आना पड़ता है वापस लौटकर। पूरे चैनलों पे खबर चलती है मिले भी नहीं चिराग पासवान। ऐसी हालत आपके साथ क्यों हो रही है? हिमांशु जी, उस अगर बाइट को देखा जाए,
खास करके, तो उसमें नित्यानंद राय जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस घर में हमारे गार्जियन रहते हैं, और अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो रामविलास जी के साथ नित्यानंद राय जी का एक अच्छा केमिस्ट्री रहा है, क्योंकि राजनीति दोनों एक ही जगह से करते थे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दलितों को लेकर हमारा कैसा अनुभव रहा है। तो ये हम पार्टी के जो प्रमुख हैं, यानी कि जीतन राम मांझी जी, उनको सबसे पहले सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। साथ ही साथ मुकेश सहनी जो आज इनके साथ है, उनको सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उनको मंत्री बनाया और उनको साथ में रखा और उनको चुनाव भी लड़वाया। साथ ही आरजेडी ने क्या किया? आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में मौर्या होटल में जब पीसी हो रहा था, तो मुकेश सहनी जी को इस बात को कहना पड़ा कि हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, कहते निकले। अभी तो मैंने चर्चा की शुरुआत की थी कि हमने कितनी योजनाएं की, आपने रोका। तो मैं यहां से थोड़ा सा अगर यूटर्न लेकर आता हूं, थोड़ा सा आरजेडी की तरफ से, जो मैं 4 महत्वपूर्ण बातों पे आ रहा था, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, उसमें आप देखिए कि तेजस्वी यादव जी आज अकेले सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रहे हैं। आप वो हर जगह इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो हर बिहार में जितने भी घर है उसमें नौकरी दी जाएगी, सबसे पहला झूठ। दूसरी बात कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो मां बहन योजनाओं का मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि बड़े चेहरे, यानी कि जो कांग्रेस की बात कर लीजिए, उनके साथ जो गठबंधन में और साथी हैं, वो कोई साथी नजर नहीं आ रहा है गठबंधन में इनके साथ। तेजस्वी जी फ्रस्ट्रेटेड होकर इन बातों को कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं। और कितना बड़ा झूठ बोला हिमांशु जी, मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव जी ने एक बात कही, एक जो सर्वेक्षण हुआ था, जातीय जनगणना हुआ था, उस जातीय जनगणना के आधार पे 2.97 लाख करोड़ परिवार आए थे। क्या ये पचाया जा सकता है? खा पी के पचाने वाली बात तो नहीं है, एक गंभीरता से बिहार के लोग लेते हैं। अच्छा, ये बात कैसे पचाने लायक है कि आप अपने गठबंधन के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, तो अभी पिछलग्गू बने रहने के मजबूर हैं। अगर तेजस्वी यादव बोल रहे तो भाई वो अपने गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता हैं, इस नाते अधिकारपूर्वक बोल लेते हैं। पर आप अपनी बेबसी को लेकर क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी ना तो इस बार आप मुख्यमंत्री बना सके, ना ही अभी भी हिम्मत जुटा पा रहे हो कि जैसा परिणाम आएगा तब तय होगा। ये बिहार में इतने बेबस, इतने मजबूर, इतने विवश आप लोग क्यों दिखाई देते हो? 5 लोकसभा वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के पीछे घूम रहे हो, 43 सीट वाले नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए मजबूर हो रहे हो। ऐसी हालत आपकी क्यों है? हिमांशु जी, हमारा एक जो परिवार है, जो हमारा जो कुनवा है, वो हमारा कुनवा ऐसे ही नहीं बढ़ा है। हमने बातों को सहा है, समझा है और उसको परखा है, तभी जाकर आज बीजेपी, आज जो हर कोई कहता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, शायद इसीलिए कहता है क्योंकि हमने बातों को पीना सीखा है। और जिस तरह से भगवान शंकर ने विष को पिया था और अपने आप को जला लिए थे, लोगों को अमृत देने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जो लोग लगे हैं उनको निखारने के लिए, उनको चमकाने के लिए, बिहार को संवारने के लिए अगर पीछे झुकती है तो ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी का हिस्सा नहीं है। और क्या कमाल की बात कही है डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, क्या कहते हो आप? भाजपा निरंतर विष पी रही है बिहार में, अपने सहयोगियों को निखारने की कोशिश कर रही है। अगर नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री तो भाजपा ने उन्हें निखारा है। भाजपा विष पी रही है, फिर भी आप लगातार हार रहे हैं। अब की बार कुछ उम्मीद है? भाजपा के द्वारा लगातार इतना सहन किया जा रहा है, भाजपा को कुछ मुक्ति दिलाने का इरादा है आपका? नहीं, भाजपा तो मुक्ति है। भाजपा का क्या कभी बिहार के सत्ता में काबिज हुई है क्या? तो इनकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो चुनाव में जीत कर है जो कि सत्ता में काबिज हो जाए। ये हमेशा पिछलग्गू रहे हैं, कभी नीतीश कुमार जी के साथ, जीतन राम मांझी जी के साथ। इसलिए मैं कहा ना कि मैं 2010 को छोड़ दिया तो हमेशा हम बड़ी पार्टी के रूप में रहे। ये अलग बात है कि नंबर गेम में है जो कि हम सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि ये लोग शातिर लोग हैं, उल्टा पुल्टा हिसाब किताब लगाने में, तो ठीक है सरकार बना लेते हैं। लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इतिहास में भी नहीं हुआ, ना भविष्य में होगा कि अपने दम पे सरकार बना ले। देखे नहीं आप, जनता अगर उधर देखिएगा, आप इंडिया में होड़ मचा हुआ है, भगदड़ मचा हुआ है, वहां के लोग छोड़ कर हमारे पास आ रहे हैं। आज 4 महत्वपूर्ण लोग आए, पता है ना आपको? संतोष कुशवाहा जी जो पूर्व सांसद थे पूर्णिया से, राहुल शर्मा पूर्व विधायक कोसी से थे, अजय कुशवाहा पूर्व प्रत्याशी लोजप्पा के थे, चाणक्य प्रकाश रंजन वाका से जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव के पुत्र हैं। तो वहां तो भड़कम मचा हुआ है ना, वहां लोग ठहर कहाँ रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है और युवा चेहरा पसंद कर रहा है। युवाओं की पूरी टीम हमारे पास है। चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव खुद है जो कि युवा है, युवा सोच है, युवा विजन है। राहुल गांधी भी युवा है,
हमारे जो कि अखिलेश यादव युवा, बहुत सारे लोग युवा हैं हमारे पास, इनके जैसे थके हारे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, अचेत अवस्था में पड़े हुए लोग नहीं है, जो जिनके पास कोई विजन ही नहीं है। जब इनके पास विजन नहीं है तो बिहार का विकास क्या करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ तरुण जी, ये चिराग पासवान भाजपा को, जेडीयू को ज्यादा परेशान कर रहे हैं या कांग्रेस वाले आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं? थोड़ा ये हम समझना चाहते हैं। कोई परेशानी नहीं कर रहा है, समस्या यही है। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं कर रहा है, हम तो ऑलरेडी अंदर से सहमति बना के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम तो मुद्दे पर तो सबसे बड़ा असंतोष कांग्रेस के स्तर पर ही दिखता है। कब से जोर लगा रहे हो आप लोग कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लें महागठबंधन का? कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी, जो अनाधिकृत रूप से मुखिया हैं, आज तक हामी ना भरे। 13 दिन लगाए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की बगल की सीट पर बैठ करके, अब तो मान जा भैया, उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशिता घोषित कर दिया तेजस्वी ने, पर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी है। ये ना राहुल गांधी बोले ना कांग्रेस का नेतृत्व बोला। कौन ज्यादा परेशान कर रहा है, चिराग या कांग्रेस? मैं बोलूं सर? जी हाँ, देखिए, कोई परेशान नहीं कर रहा। एक चीज बताइए, राहुल गांधी ने कभी कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे? ये कहां से बातें आ रही हैं? क्योंकि देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सबको कहता हूं, ये तो लोकतंत्र का नियम है ना। जो दल बड़ा होगा, जिसके ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे, उस दल का है जो कि नेता का उसका चयन करता है, अपने उसी दल का नेता का चयन होता है। और अभी जो वर्तमान, कैसी बातें करो तरुण जी, आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, अब आपने बात ही इतनी गलत बोल दी। बिहार में बैठ के बात कर रहे हो ना, बिहार में बड़ा दल कौन है? बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। नेता कौन है? नीतीश कुमार। तो कैसे मान लें कि जो बड़ा दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा? जो जीत कर आएगा गठबंधन में, जो बड़ा दल होता है उसका चेहरा है जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। ये नई बात क्या है? ये तो लोकतंत्र का नियम है। अगर हमारा दल अगर बड़ा है गठबंधन इंडिया ब्लॉक में, हम ज्यादा चेहरा जीत कर आएंगे तो ऑब्वियस है। अभी भी इसी फॉर्मेट में प्रतिपक्ष के नेता है, इंडिया ब्लॉक के जो कि चेयरपर्सन है, तो हमारे यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर। क्या राहुल गांधी का कोई अधिकृत बयान है जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी प्रसाद चेहरा नहीं है? बताइए। तो आप बताइए ना, राहुल गांधी ने कभी बोला कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? बताइए। इंडिया ब्लॉक का जो कॉन्फ्रेंस होगा तो सब बोल देंगे। 2 दिन सब्र करिए ना, सब बता दिया जाएगा आपको। तो अब हमारे को तरुण साहब बोल रहे हैं कि 2 दिन इंतजार कर लिए, 2 दिन बाद जो है तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हम घोषित करा देंगे। तो कुल मिलाकर सब आने वाले समय को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं। चिराग पासवान भी बोले हैं कल तक रुकिए, कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा, मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है, मोदी जी के साथ हूं ना। और इधर तरुण जी बता रहे हैं हमारे यहां भी सब कुछ हो जाएगा, 2 दिन इंतजार कीजिए। हम 2 दिन क्या, हम तो 14 नवंबर तक लगातार बात करते रहेंगे। जो आप दिखाएंगे उस पर बात करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सदा बड़ा।